वो जो तस्वीर मुझको दिखाई गई, मेरे खूने जिगर से बनाई गई, कौम की माओं बहनों की जो आबरू नक्शाए एशिया में सजाई गई। मोड़ दो आबरू या वो तस्वीर दो, हमको हिस्सों में बंटना गवारा नहीं। और फूल लेकर गया आया रोता हुआ, बात ऐसी है कहने का यारा नहीं। कब्र इकबाल से आ रही है सदा, ये चमन मुझको आधा गवारा नहीं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। और आधा तो ये हो ही चुका, आपने तो अपनी आंखों से देखा किस तरह इसका बंटवारा हुआ और किस तरह इसके टुकड़े किए गए। और मैं तो किबला मज़ार इकबाल पर लाहौर शहर में रहते हुए 9 साल तक नहीं जा सकी, क्योंकि मेरा ये अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह के साथ जो रूहानी रिश्ता है, मेरे यकीनन वो रूहानी मुर्शिद हैं, लेकिन वो मुसव्विर पाकिस्तान और मोहसिन पाकिस्तान भी हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मैं किस मुंह से जाऊँ कि मैंने उनके मुल्क में रहते हुए क्या किया। मैं बात कर रही थी सुल्तान बशीर साहब की, वो फरमाते हैं कि उस दौरान मैं 7 साल का था और मेरी बहन 8 साल की। हमने लाशें अपने करीब से बहती हुई देखी और कहते हैं कि मैं उस लाश को कभी नहीं भूला कि वो एक माँ की लाश थी और उसके दोनों हाथ यूं थे और उसका बच्चा उसके सीने पर मरा हुआ और वो माँ भी जो है वो शहीद हुई हुई। तो जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है, चौधरी मुख्तार साहब, ये जो है ना सेनेटर एजाज चौधरी, इसके जो वालिद हैं, वो कहते हैं कि मेरे चचा और भाई 8 मेरी आंखों के सामने शहीद किए गए। और आज का जो है मुफ्ती उठता है और वो कहता है कि जिन खवातीन ने खुद से कुओं के अंदर छलांग लगाई या जिन्होंने बॉम्ब बांधकर अपने जिस्म के साथ, वो खुदकुशी है। तो अल्लाह ताला हिदायत। ये मुफ्ती है ना, ये मुफ्ती थोड़ा ही है। और फिर आप देखिए कि जैसे फात भाई बात कर रहे थे, पीर जमात अली शाह साहब का कंडक्ट हमारे सामने है। वो जो मदारिस की, वो जो बनारस की सुन्नी कॉन्फ्रेंस, वो हमारे सामने है। नवाब ऑफ कलात का एक्शन हमारे सामने है। गोलड़ा शरीफ वालों का जो है वो पीर साहब बाबूजी, उनका एक्शन हमारे सामने है। किस तरह रूहानी तौर पर पाकिस्तान को ताईद एज़दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुसरत और आपकी इयानत हासिल हुई और किस तरह फिर रूहानी खान जो इकबाल ने कहा ना, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, वो यही तो है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर अपने मुरीदीन को ये जो है वो कंपेल किया गया, उनको बाउंड किया गया कि जो मुस्लिम लीग का साथ नहीं देगा हम उसको अपनी इरादत से फारिग करते हैं। ये क्या चीज़ थी? तो आज के लोगों को ये बात समझनी चाहिए। और जो कुरान करीम के अंदर, मैं एक आखिरी बात आपकी इजाज़त से करना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा जिस बात के ऊपर नज़रिया पाकिस्तान के ऊपर, ये तो मेरे आपके सामने तारीख मस हो रही है। हम करबला की तारीख, हम अहले बैत की तारीख पर रोते हैं। आपके तो सामने पाकिस्तान बना और आप उसकी तश्कील और तामीर में शरीक हैं, लेकिन हमारे सामने आज किताबों के अंदर से नज़रिया पाकिस्तान, मकासद पाकिस्तान, उनको तब्दील किया जा रहा है। तो आज दोबारा इस उम्मत को, नौजवान नस्ल को, स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर उस जगह आके खड़े होना है कि कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। वो क्लियर कट स्टैंड हमें अपनाना पड़ेगा कि 2 कौमी नजरिया हमारी नौजवान नस्ल को, आज हम उसको दोबारा से उसको बावर कराएं कि वो है क्या चीज़। जी खालिद चिश्ती साहब, आप अपना इंटेक दें। पाकिस्तान के बनने का दिन 27 रमज़ान कि 27 रमज़ान पे तो पहले बात होगी, बट पाकिस्तान चाहिए किस तरह का था उस पर भी बात कर ले। 27 रमज़ान के बड़ा बाबरकत था, लेकिन वो बरकत कहाँ चली गई? लेकिन लीडर पे जिम्मेदारी होती है। मैं समझता हूँ लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने जैसे लीडर पैदा करता है। वाह 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 वाह। और अनफॉर्चुनेटली कायदे आज़म को तो मोहलत नहीं मिली, लेकिन उसके बाद देखें कोई भी जो लीडर, सो कॉल्ड लीडर होता है, लेकिन देखें ना, सरदार अब्दुल रब निश्तर उन्होंने किया, लियाकत अली खां उन्होंने तैयार किया, AK फजल हक उन्होंने तैयार किया, ये जो थे अपना क्या था, नवाब बहादुर यार जंग कायदे आज़म ने तैयार किया, KH खुर्शीद उन्होंने तैयार किया, कैसी उन्होंने, ये पीर साहब मानकी शरीफ, ये सारे लोग उन्होंने तैयार किया। उन्होंने तो की टीम। लीडर ना साहब एग्जाम्पल सेट करता है। जी। मैं ये अर्ज़ करूँ, मैं एक मुमताज़ मुफ्ती साहब की किताब पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा कि मेरे पास एक पुलिस ऑफिसर आया, उस ज़माने का एक मुसलमान, सर्विस में था, और आके उसने कहा कि पाकिस्तान बनने वाला है और मेरे हाथ एक फ़ाइल चढ़ी है जो मैं ट्रांसफ़र करनी थी एक जगह से दूसरी। और मैंने जब पढ़ाया था उसके अंदर कांग्रेस, कुदरतुल्लाह साहब ने, कुदरतुल्लाह साहब, तो लिखा कि मैं फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी थी। तो उन्होंने मुझे आके, क्या ब्यूरोक्रेट ने कहा कि मैं ये इसमें प्लान है जो पाकिस्तान के फेल करने का, सारे स्ट्रैटेजी दिखी है उन्होंने। उसने कहा कायदे आज़म को बताओ।
तो कायदे आज़म के पास वो चला गया पुलिस ऑफिसर, और जाके अपॉइंटमेंट के बगैर बड़ा जोर लगाया और जिद करके अपॉइंटमेंट ली कायदे आज़म के पास, और जाके कहा कि मेरे पास एक सीक्रेट है आपके लिए, मैं पुलिस में हूँ। तो आपने पूछा कि एज ए पुलिस ऑफिसर आप मजाज हैं ये सीक्रेट मेरे से शेयर करने के लिए? तो उसने कहा जी नहीं, सोचें ज़रा, ये नहीं पूछा बताओ क्या लिखा है, सीक्रेट शेयर करने के मजाज हैं एज पर योर एग्रीमेंट? उसने कहा नहीं। उसने कहा कि तुम समझते हो कि पाकिस्तान बना तो तुम पाकिस्तान शिफ्ट करोगे? उसने कहा जी जरूर, डेफिनेटली। उन्होंने कहा तुम जैसे अफसरों की पाकिस्तान को जरूरत नहीं है, और उसको वापस भेज दिया। अब ये स्टैंडर्ड, और उसके बाद फिर वही अफसर हमने बनाए जिन्होंने पाकिस्तान के सारे राज जो थे बाहर जाके वो उगल दिए। मैं गाजी साहब को पहले भी दफ सुना चुका था इनके प्रोग्राम में। वो देखे स्टैंडर्ड क्या लीडर सेट करता है। हुजूर पहले जिक्र किया शुरू के प्रोग्राम, वकालत छोड़ दी कि अब मेरे पास केस इसलिए आएंगे कि मैं लीडर मशहूर हो चुका हूँ। हम कारोबार शुरू करते हैं कि हुकूमत में आ गए। हाँ जी, अब उल्टा चक्कर है ना। हाँ जी, वो वकालत चलती, इतनी महंगी वकालत छोड़ देता है एक शख्स। और उससे भी बढ़कर जो मैं सुनाया, सॉरी एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, आपने कहा ना पाकिस्तान किस तरह के थे, अगर वो अमल कर लेते हम, ये बातें सर हमें बार बार सुनानी है। कैप्टन गुल हसन सर, जो बाद में आर्मी चीफ बने, जनरल गुल हसन, आप उसकी किताब पढ़े मेमोयर्स। जी, वो लिखते हैं कि मैं दफ्तर में बैठा था, एक शख्स आया जिसको मैं नहीं जानता था, उसने आगे कहा कि मैं कायदे का भाई हूँ। उसका नाम था अहमद अली जिन्ना, और वो सगा भाई था। उसने अपना विजिटिंग कार्ड दिया कायदे आज़म को, और उसमें लिखा हुआ था अहमद अली जिन्ना, ब्रदर ऑफ कायदे आज़म, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। भाई ने पूछा, एडीसी ने, कैप्टन गुल हसन ने, कि आपने टाइम लिया भाई से? उसने कहा नहीं, कार्ड दे दो जाके। कार्ड दिया जाके, पूछा एडीसी से, भाई ने मेरे टाइम लिया था? एडीसी ने कहा नहीं जी, टाइम नहीं लिया था, सिर्फ कार्ड देने को कहा है। और वो हकीकी भाई था कायदे आज़म। लाल पेन पकड़ा, जो दूसरी लाइन लिखी थी जिसपे लिखा था ब्रदर ऑफ कायदे आज़म, गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसको लाल पेन से काटा, और अंग्रेजी में एडीसी को कहते हैं कि मेरे भाई को कहो कि नया कार्ड बनवाए तो शायद मिल लूँ। नेक्स्ट। क्या बात हुजूर, ये स्टैंडर्ड सेट किया कि अकरबा परवरी जिसको हम कहते हैं, जी जी, अपनों को नवाजना। लेकिन कार्ड पे गवारा नहीं कर रहा कि भाई मेरा नाम लिखा जाए और ये रेफरेंस मेरे के साथ शुमार किया जाए। जी जी, तो वो सुनाए जा सकते हैं कि पाकिस्तान कैसा था। अल्लाह ताला ने फरमाया था बनी इसराइल को, उदखुलुल अर्दल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम। अल्लाह ने वो ज़मीन उनके लिए लिख दी, लेकिन जब उन्होंने सुस्ती की तो 40 साल तक मिली नहीं थी, भटकते रहे वहाँ। बेशक देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात है, मुझे सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद आते हैं, क्योंकि बहरहाल ये खिलाफत राशिदा के मॉडल पे हमने ये खिता हासिल किया था। फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी पे तशरीफ़ लाए, और उन्होंने देखा कि लोग जो हैं इबादत कर रहे हैं, ज़िक्र अस्कार कर रहे हैं, मगर वो छोटी छोटी टोलियों के अंदर बैठे हुए और अपने अपने क्लैंस के एतबार से बैठे हुए, यानी वहाँ पे जितने कबाइल हैं कबाइल के एतबार से बैठे हुए, और बज़ाहिर इसमें कोई गैर इस्लामी बात भी नहीं है, कर भी अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र रहे हैं। जनाब फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि मुझे ये तरीका पसंद नहीं है, मेरा दिल करता है कि लोग इकट्ठे होके अल्लाह का जिक्र किया करें। मैं देख रहा हूं कि अगर तुम यूं ही बैठे रहे तो तुम्हारे अंदर कबाइली असबियत दोबारा जाग जाएगी, तुम अल्लाह का नाम भी कबीलों के साथ गड़मट करके लिया करोगे। देख रही आपने शरारती कार्ड देखे पंजाबियों का है, गोलियां मार। एब्सोल्युटली। तो मैं इसी तरह बढ़ रहा हूं कि फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या मैनिफेस्टो दिया, इबादत में भी इकट्ठे हो जाओ। ये जो तरावी को आपने इंस्टीट्यूशनलाइज किया, इसके पीछे भी ये लॉजिक था कि हमने अपनी 1.5 इंच की मसाजिद को पीछे करना है। कायदे आजम और हमारे फाउंडिंग फादर्स इसी नॉन सेक्टेरियन वर्जन ऑफ रिलीजन के अलंबरदार थे। उन्होंने कभी किसी स्कूल ऑफ थॉट की बात नहीं की। स्कूल ऑफ थॉट जाती तौर पे होगा और वो था, लेकिन पब्लिक डोमेन के अंदर आपने अपने स्कूल्स ऑफ थॉट्स को पीछे कर लेना है। अल्लाह और उसके रसूल की बात करनी है, कंसेंसस की बात करनी है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज मेराबो मेंबर के ऊपर है। हाँ। हम कौन से मौजूआत डिस्कस करें? क्या वो मौजूआत वो हैं जो मेरी कौम की जरूरत है? क्या मेरी ये जरूरत है आज कि मैं सहाबा और अहले बैत के नाउजुबिल्लाह कंपैरिजंस करूं और तकसीम दर तकसीम करूं, नूर और बशर की कैसे करूं? ग्रेडिंग मैं कर रहा हूं आज, ग्रेडिंग मैं करूं। भाई हमने तो इन हस्तियों से मॉरल्स लेसन्स लेके कौम को तामीर करना है। पाकिस्तान इज लैगिंग बिहाइंड। क्यों? रिलीजियस डिवीजन, सेक्टेरियन डिवीजन,
ट्राइबल डिवीजन। कायदे आजम ने हमेशा इन चीजों के खिलाफ बात की है, उनकी तकरीरें हैं, आई रिजेक्ट प्रोविंशियलिज्म। क्यों हम इसको रियासत मदीना का अक्स कहते थे कि वहां पर ट्राइबलिज्म को सरकार दो आलम ने रिजेक्ट किया था, यहां पे प्रोविंशियलिज्म को मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजेक्ट किया था। बहुत खूबसूरत बात। नेपोटिज्म की बात है, कायदे आजम ने रिजेक्ट किया, जैसे अभी ये वाकया कोट किया गया, ऐसे बीसियों और वाकयात है। सरकार दो आलम की यही स्पिरिट है, अपने खानदान को नहीं नवाजा। लेकिन फिर शाहजी टके नहीं ना मिलते। जब तक मैं प्रोविंशियलिज्म की बात ना करूं, जब तक मैं अपने मसले की बात ना करूं, दूसरे को गाली ना दूं, तो फिर पैसे नहीं मिलते ना। पैसे क्या? एक फैसला हमें कलेक्टिवली करना है, हाँ, कि क्या मेरा जाती मफाद कौमी मफाद से सुपीरियर है? हाँ, सुपीरियर। अगर तो जाती मफाद सुपीरियर है, अगर तो जाती मफाद सुपीरियर है, तो मेरा ख्याल है ये दस्तरखान लपेटें और जाती मफाद की बात करते रहे। जी जाती मफाद ही है ना। लेकिन अगर कौमी मफाद सुपीरियर है और दीनी मफाद सुपीरियर है, जो कि है हकीकत में, फर्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं, मैं इंडिविजुअल जितनी भी कामरानी हासिल कर लूं, अगर मेरी कौम बर्बाद है, मेरी इंडिविजुअल कामयाबी बहुत टेम्पररी होगी। कोई शक। आई विल बी अ पेरिशेबल मैन, आई विल बी अ डिस्पोजेबल कैरेक्टर। ये आज की इंटेलिजेंसिया को, हमारे पावर सेंटर्स को ये फैसला करना पड़ेगा। आज इस मुल्क को हमने रूल ऑफ लॉ के तहत लिया था, रूल ऑफ लॉ पे जाना पड़ेगा। IPPs वाले और ये जो शुगर माफिया है, ये चंद खानदान है शाह साहब, जिनकी वजह से लोग भूखे मर रहे हैं। चंद खानदान है, इसमें कोई शक नहीं। और किबला गाजी साहब, इसके पीछे एक बड़ी डिबेट भी है। बड़ी डिबेट ये है कि क्या मुल्क को हमने ब्लाइंड कैपिटलिज्म पे चलाना है? हाँ। अगर ये अंधा सरमायादाराना निज़ाम यूं चलता रहा, हाँ, तो हम तो सरकार दो आलम के निज़ाम पे आए ही नहीं ना। सरकार दो आलम ने, इस्लाम ने एक इक्तसादी निज़ाम दिया था। ये जो हम देख रहे हैं कि दौलत मरकूज, इर्तकाज है दौलत, हाँ, चंद खानदानों के अंदर हो रहा है। कैला यकून दौलतम अगनियाए मिनकुम, तुम्हारी दौलत तुम्हारे अमीरों में, कुरान कहता है, ना घूमती रहे। इट शुड बी करंट करेंसी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। इसको अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को खात्मा करना है। मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ कैपिटल की बात करता है दीन। तो जब आप उस निज़ाम पे आएंगे नहीं, देखिए मैं एक बड़ी बात यहाँ पे अर्ज करना चाहता हूँ। हम आज किसी इंडिविजुअल को टारगेट तो बड़े आसानी से कर सकते हैं कि ये इंडिविजुअल्स हैं। बात इंडिविजुअल्स की नहीं है, बात सिस्टम्स की है। द प्रॉब्लम इज सिस्टेमिक। हम जिस सिस्टम के अंदर चीज़ों को डाल रहे हैं, आज कुछ अफराद गलत है, सिस्टम यही रहेगा, दोबारा कोई और अफराद वही गलती करेंगे। जब तक हम उन वैल्यूज को नहीं लेके आते, उन प्रिसेप्ट्स को, उन एथिक्स को जिन पे इस्लामिक पॉलिटी खड़ी होती है, चेंज नहीं आ सकती। चेंज किसी पॉलिटिशियन के आने जाने से नहीं आनी, चेंज सरकार दो आलम के साथ कनेक्ट होने से आएगी। और ये फैसला हमने कलेक्टिवली करना है। यहां पर कल्ट्स को फॉलो ना करें। ठीक, हम कल्ट फॉलोइंग में चले गए हैं। कल्ट से निकल कर सरकार दो आलम के पास आ जाए, खिलाफत राशिदा के बाद आ जाए। खिलाफत राशिदा इज द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ इस्लाम। क्या हमें पता है कि सैयदना उमर फारूक का क्या मॉडल था? मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या था? उन्होंने अपने ब्यूरोक्रेट्स को किस तरह डेवलप किया था? उनका सेक्रेटेरिएट कैसे काम करता था? ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है वहां पे। किसी रिश्तेदार को बेरियन मॉडल नहीं चाहिए। किसी रिश्तेदार को कोई होता नहीं। जब आप अक्सर कोट करते हैं, जब जनाबे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब गए हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप कमिश्नर लगा दें या गवर्नर लगा दें, तो आपने फरमाया कि मैं आपको आपके नफ्स का कमिश्नर और हाकिम लगाता हूँ। आपने नहीं लगाया उनको, और लोग थे जो बड़े आजम ने किसी बेटे को नहीं लगाया। और देखें यहां पर ये बात भी कहनी होगी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रिंसिपल है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। राइट मैन फॉर द राइट जॉब के प्रिंसिपल पर, मेरिटोक्रेसी के ऊपर जब तक हम नहीं आएंगे तब तक बात नहीं बनेगी। मीर ने कहा, और ये पाकिस्तान के लिए उसने कह दिया बहुत पहले, ना कदर शनासी से खलाए की जहां में जो अहले हुनर है उसे इनकार हुनर है। देखे ना, जो कॉम्पिटेंट है उसको उठा के बाहर फेंक, कॉम्पिटेंट से नैले इकट्ठे करो। तो वही वो आपकी जो इस्तिलाह है लल्लू बाटे। जब लल्लू बाटों का इस्तेमाल होगा तो फिर कौम तो इसी तरह होगी ना। हाय हाय। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब की तरफ जाए। प्रोफेसर साहिबा लौट जा। अहदे नबी की सम तरफ तारे जहां, फिर मेरी पसमानदगी को इर्तका दरकार है। किबला आज जैसे सिस्टम की बात कर रहे थे, तो मैं एक माँ होने के नाते से
पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सियासी शोबदाबाजों, हमें इतना तो बतलाओ, वतन का नौजवान हर एक से रूठा हुआ क्यों है? वो मुल्क क्यों छोड़ के जा रहे हैं? और पूरी दुनिया में क्या वाहिद एक ही जगह मिली थी इस्लामोफोबिया के लिए अपना अड्डा बनाने के लिए? वाशिंगटन पोस्ट की तरफ मैं इशारा कर रही हूँ। ये माएँ जो घरों में बैठ के सिर्फ बिरयानियाँ पकाती हैं ना, उनको ये याद रहना चाहिए कि फातिमा जिन्ना के साथ कितनी ख़वातीन थीं जिन्होंने क़याम पाकिस्तान के लिए, तश्कील पाकिस्तान के लिए अपना वक्त, अपना माल, अपनी यूनिटी, अपना सब कुछ कुर्बान, अपनी औलादें कुर्बान की। तो आज हम इस मुल्क से जो मोहब्बत जो लोग रखते हैं वो क्या अपने बच्चों को खिलाएं? वो हुब्बुल वतनी में क्या अपने बच्चों को दें? उनकी औलादें पढ़ के इतनी इतनी काबिल औलादें, वो हमसे सवाल पूछते हैं कि बताएं हम यहाँ किस बिरते पे रहे? ना यहाँ नौकरी, ना यहाँ कारोबार, ना यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, ना इंसाफ। वो जो कहा था ना हबीब जालिब ने कि 20 घराने हैं आबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये तो अल्लाह आपको सलामत रखे कि आपने वो नारा अब तक जिंदा रखा हुआ है और उस फिक्र को आप, और जो दो कौमी नजरिया उसको आप लेकर चल रहे हैं। वरना आप अक्सर कहा करते हैं कि वो जो आज़ाद बिन हैदर वो आखिरी आदमी था कि उन जैसे लोग जिन्होंने नजरिया पाकिस्तान को नौजवान नस्ल तक पहुंचाया। तो आज जो जितने भी लोग हमारी बात को सुन रहे हैं, जो साहिबान बस्तो कुशाद हैं, मैं उनके आगे एक माँ होने के नाते दस्त बस्ता ये अर्ज़ करूँगी कि मुल्क की तरफ तवज्जो दें। और वो जो अल्लामा की बात पे बात ख़त्म करूँगी, उन्होंने कहा था फितरत अफराद से इग़माज़ तो कर लेती है, कभी करती नहीं मिल्लत के गुनाहों को मुआफ़। मिन हैसुल उम्मा और मिन हैसुल मिल्लत, हम कहाँ खड़े, हम क्या कर रहे हैं? शाह जी, लुटेरों ने जंगल में शम्में जला दी। एक सेकंड चाहता हूँ जी मैं एक बात, वो बेबसी के हाथों होता है खून दिल। वो ये क्या होगा सर, इतने बेबस हम हो गए पूरी कौम। देखिए, हमारे लिए जो काज़ी साहब ने कहा, हम सारा दिन यही बातें करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो तो अनडिस्प्यूटेड है, लेकिन हमारे लोग जस्टिफाई ये कर लेते हैं कि इतनी बड़ी हस्ती हम कहाँ फॉलो करते हैं। मैं कायदम की क्यों बातें करता हूँ? मैं कहता हूँ यार 77 साल पहले, 78 साल पहले हमारे जैसा एक शख्स था, वकील था, वाह वाह, कारोबार करता था, फैमिली लुक आफ्टर करता था, हम जैसा था, उसको तो फॉलो करना मुश्किल नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो उसने मिसालें सेट की थी, अगर आप उसका 10% भी कर लें, गाजी साहब एग्री करेंगे, बिल्कुल। और अक्सर ये कहते हैं कि यार उसका 10% अपना लो तो ये मुल्क पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। शाह जी, लुटेरों ने जंगल में शम्में जला दी, मुसाफिर ये समझे कि मंजिल यही।